ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने फिजियोथेरेपी को जिया है और उसके स्वरूप को बदलते हुए देखा है। आज जो फिजियोथेरेपी है वह अपने नए आयामों को छू रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट पर जिसका नाम है रिहैब टॉक विद डॉक्टर सुमित सौरिया। आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एमपी चैप्टर। ही इज रिनॉल्ड ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड आईएपी एक्टिव मेंबर। और सबसे एक्साइटिंग बात, डॉक्टर हर्ष ठाकरे ने रिसेंट में भोपाल में स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस और मल्टी डिसिप्लिनरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्टेब्लिश किया है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और हाई स्टैंडर्ड पेशेंट केयर सब एक ही छत के नीचे अवेलेबल होता है। ये क्लिनिक भोपाल में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस के लेवल को एक नई हाइट पर ले जा रहा है। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के इवॉल्विंग रोल के ऊपर और ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के ऊपर बात। आईएपी के ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एविडेंस टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक टैपिंग, ड्राई नेडलिंग और एआई पे फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, और यंग फिजियोस के लिए रियल क्लिनिकल गाइडेंस क्या होगी और किस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम एक पॉडकास्ट पे बात करेंगे, तो पॉडकास्ट पे बने रहिए और पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर, आपको इतने सालों का अनुभव है क्लिनिकल फिजियोथेरेपी फील्ड में, तो आपकी जर्नी कैसी रही और आप इसको एक शब्द में बताना चाहेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर एक शब्द में डिफाइन करें मेरी जर्नी को तो बड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने फिजियोथेरेपी को जिया है और उसके स्वरूप को बदलते हुए देखा है। आज जो फिजियोथेरेपी है वह अपने नए आयामों को छू रही है और आज से 10 से 15 साल पहले फिजियोथेरेपी इंडिया में इतना प्रचलित नहीं था, पर धीरे धीरे आज हर पर्सन की वह नीड बढ़ता जा रहा है और हर इलाज में फिजियोथेरेपी एक कारगर माध्यम के रूप में बाहर आ रहा है। आज डिजिटल युग आ गया है। हम लोगों ने जब अपनी स्टडी करी तब हमें सिर्फ बुक्स मिलती थी, वो भी लाइब्रेरी से इशू करानी पड़ती थी और कंटेंट हमारे पास बहुत लिमिटेड होता था। पर आज जो डिजिटल है, पूरा आज इंटरनेट पे सारी चीज डिटेल विजुअल्स के साथ है, जिससे बच्चों को नया नॉलेज मिल रहा है और एक फिजियोथेरेपी में नई क्रांति आ गई है। नए बच्चे नई नई टेक्निक्स के साथ फील्ड में आ रहे हैं और हमें भी उनसे सीखने को मिल रहा है और हमारी लर्निंग के स्किल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सर, एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, स्किल या फिर कंसिस्टेंसी? दोनों ही जरूरी है। अगर स्किल नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो वह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। पर सिर्फ स्किल होना ही एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सफलता का कारण नहीं है। तो कंसिस्टेंटली उसको अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा। तो सर, आपके नजरिए में एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट और एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट में क्या फर्क होता है? मेरे नजरिए में गुड फिजियोथेरेपिस्ट वो है जो एक प्रोफेशनल अपना काम कर रहे हैं और पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। सक्सेसफुल मेरे नजरिए में ये होता है कि जो काम के साथ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं और मल्टीपल जगह फिजियोथेरेपी के माध्यम से कई लोगों को ठीक कर रहे हैं और समाज में और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट होना ज्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा सर, तो सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बनने से पहले एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट बनना जरूरी होता है? बिल्कुल डॉक्टर सुमित, सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट और गुड फिजियोथेरेपिस्ट ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है और ये दोनों होना जरूरी है। तो सर, हम यदि पिछले 10 सालों की बात करें तो फिजियोथेरेपी का स्कोप कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है? तो डॉक्टर सुमित, पिछले 10 सालों में मेरा जैसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फिजियोथेरेपी को बदलते देखा है। पहले फिजियोथेरेपी एक प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट माना जाता था। ऐसा लोगों की धारणा थी कि फिजियोथेरेपिस्ट कोई डॉक्टर्स या कोई सर्जन या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत लगती है। पर फिजियोथेरेपिस्ट जो आज के दौर में है वो ऐसा है कि हम इंजरी प्रिवेंशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। पेशेंट फिट रहे उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा है, पेशेंट को इंजरी ना हो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा है, और फिट पेशेंट रहेगा तो उससे डिजीज नहीं होगी। और ये जो बदलता चेंजेस हम देख रहे हैं ये हमारी जर्नी को और आगे ले जाएगा और हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में भारत में
फिजियोथेरेपिस्ट बढ़ रहे हैं और फैमिली फिजियो के रूप में सब लोगों के घर में मौजूद रहेंगे। तो सर अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है वैसे वैसे लोगों को नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा देखा गया है जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसका कारण क्या है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आजकल जो शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, जो अधिकतर हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उनकी सिटिंग आवर्स दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, या तो वह मोबाइल में एंगेज है या लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कार में लॉन्ग ड्राइव उनकी ट्रैवलिंग हो रही है, जिसके कारण उनकी स्पाइनल मसल, कोर मसल में वीकनेस है और वो लॉन्ग टर्म बैक पेन में कन्वर्ट हो रही है। कई हम यंग पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि फिजिकली फिट है, रेगुलर जिमिंग कर रहे हैं, पर उनको सीवियर बैक पेन। तो उसका जब हम कारण खोजने की ओर जाते हैं तो ये पता पड़ता है कि जो उनका अर्ली चाइल्डहुड एज रहा है वो काफी सिडेंट्री रहा है। फिर अचानक 21 ईयर्स में जाके उन्होंने हेवी लिफ्टिंग स्टार्ट करी और विद इन 1 ईयर उनके स्पाइन में कुछ क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हुई और आज वो उस क्लिनिकल कंडीशन के कारण हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं और काफी परेशान हैं। पर उसका जो कारण है, रूट कॉज, वो उनकी अर्ली चाइल्डहुड जर्नी है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि फिजिकल फिटनेस अचानक से नहीं आती, आपको चाइल्डहुड जर्नी से एडल्टहुड और एडल्टहुड से सीनियर सिटीजन तक, जेरिएट्रिक तक अपनी फिटनेस को हर लेवल पे बदलते जाना है और उसको इंक्रीज करना है। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एज में हुआ करता था और आजकल ये हर उम्र में क्यों हो रहा है? इसका कारण मैंने बताया ना, जैसे लोगों की कार ड्राइव बढ़ती जा रही है, जैसे आज मैं मेरे पेरेंट्स को देखता था या कोई और दूसरे लोगों को देखता था, जब वो 2 व्हीलर राइड करते थे तो उनकी स्पाइन की पोजीशन स्ट्रेट रहती थी, उनकी स्पाइनल कॉलम में इतने मसल्स में इतनी ताकत होती थी कि वो अपनी स्पाइन को स्टेबलाइज रख पाते थे। पर मैं आज के जो बच्चे देख रहा हूँ, दिन भर कहीं ना कहीं वो टिके हुए हैं, या चेयर पे टिके हैं, या बेंच पे टिके हैं, या कहीं ना कहीं कार में टिके हुए हैं। तो जिससे उनकी स्पाइनल मसल्स में बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आधा 1 घंटा भी सीधा बैठ पाए। तो वही वीकनेस उनकी डिजीज का कारण है। तो मैं यही कहूंगा, फिजिकल फिटनेस और रेगुलर एक्सरसाइज अर्ली एज में बहुत जरूरी है इस बीमारी के रोकथाम के लिए। तो सर कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनकी सर्जरी को प्रेफर करते हैं, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट उस सर्जरी से बचाकर उस पेशेंट को वापस अपनी लाइफ दे सकता है बिना सर्जरी के, पेन फ्री? देखिए, स्पाइन की जो कंडीशंस होती है वह सब अलग अलग कंडीशन। अब आपकी फाइंडिंग्स में, आपकी डिजीज में क्या निकला है, कहीं ना कहीं क्लिनिकल डायग्नोसिस पे उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सिंपल अगर मसल स्पाज्म के कारण पेन है तो वह एक नॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन है, उसमें पेशेंट को विद इन 4 to 5 सिटिंग्स में पेशेंट रिलीफ हो जाता है और पेन उनका कम हो जाता है। पर अगर कोई स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ रहा है या कोई डिस्क बल्ज है जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ग्रेड वाइज ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर मेरे पास आज ग्रेड 1-2 के पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं और उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस से भेज सकता हूं। पर अगर क्वाडा इक्वेना कंप्रेशन है, वह मेरे लिए रेड फ्लैग है। उस कंडीशन में मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते उन पेशेंट्स को न्यूरोसर्जन्स के पास रेफर करता हूं कि यह जो मेडिकल कंडीशन है, यह एक रेड लाइन कंडीशन है और इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की नीड है। सही टाइम पे मेडिकल इंटरवेंशन करने के कारण आगे फिजियो रिहेब करने से उनकी लाइफ और बेटर होती है। तो ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट हर सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, पर प्राइमरी केसेस जो कि अपन सुधार सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट काफी हद तक कुछ सर्जरीज को अवॉइड करते हैं। तो सर बैक पेन के साथ साथ एक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे लाइफस्टाइल लोग भी चेंज हो रही है, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वो क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्लिनिकल कंडीशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर समझाएं तो हड्डियों का घिसाव, जो कि एक डीजनरेटिव चेंजेस है। अधिकतर महिलाओं में ये ज्यादा देखा गया है, इसका रेशो ज्यादा है। कारण फीमेल हार्मोनल चेंजेस, लाइफस्टाइल और ओवरवेट। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की जर्नी में जो उनकी क्लिनिकल कंडीशंस है वो डे बाय डे डिटोरेट होती है और कहीं ना कहीं ये अधिकतर नी जॉइंट्स पे ज्यादा देखा गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रोकथाम के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ मेरे पेशेंट को स्टेज वाइज, तो ग्रेड 1-2 में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने वेट को मेंटेन करिए,
मसल्स को मजबूत रखिए और टाइम टू टाइम विटामिन के इंटेक लेते रहिए। अगर आप अपनी इन तीनों चीजों पे काम करेंगे तो आपका डीजनरेशन स्लो होगा और अपन सर्जरी की ओर कम जाएंगे। तो सर पेशेंट को कैसे पता होगा कि कब फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए? क्या सिर्फ दर्द में ही फिजियोथेरेपी, जब दर्द होगा तभी फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, या फिर जब कोई साइन हो तब जाकर फिजियोथेरेपी हमें लेनी चाहिए? देखिए, दर्द एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है शरीर का। अगर दर्द हो रहा है तो शरीर आपको बता रहा है कि कुछ तो चेंजेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है। उस दर्द को आप नजरअंदाज करते हैं तो आपकी क्लिनिकल कंडीशन डे बाय डे खराब होती है। तो उस दर्द को समझते हुए आप नियरेस्ट जो भी आपके क्लिनिशियंस, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट जो कि इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात को डिस्कस करना चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एज ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट इस दर्द से दर्द फ्री होना ज्यादा अच्छा है। अगर आपको दर्द है तो आपकी दैनिक दिनचर्या घट रही है, मानसिक तनाव है और अन्य कई बीमारियों में आप घिर रहे हैं, तो इस दर्द के बचाव के लिए रेगुलर कसरत, रेगुलर वॉकिंग, और वॉकिंग अच्छे से करें उसके लिए रेगुलर कसरत। ये भी एक मिथ है, धारणा है कि हम बहुत वॉक करते हैं सर, हम तो 1 घंटा वॉक करते हैं फिर भी हमारे घुटनों में दर्द क्यों है, आज मुझे बैक पेन क्यों हो रहा है सर, मेरी तो 1 घंटा वॉक है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, वॉकिंग एक फंक्शनल एक्टिविटी है। आप जो वॉक कर रहे हो वो आपका एक कार्य है, पर आप वॉक अच्छे से करो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एथलीट देखते हैं, मैराथन रनर, 100 मीटर रनर, हुसैन बोल्ट से लेकर सब काफी रनर, क्या ये एक दिन अचानक दौड़ लेते हैं 100 मीटर? उस 100 मीटर दौड़ने के लिए वो 4-4 घंटा फील्ड में मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मांसपेशियों को उतना मजबूत करते हैं, तब जाके उनको वो इतनी फास्ट रनिंग मिल पाती है। तो नॉर्मल वॉकिंग के लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर वो रेगुलर इसको करेंगे तो शायद वो लाइफ टाइम वॉक अच्छे से करते रहेंगे। तो सर ये थी कुछ बैक और नी की बात। एक कंडीशन एक और है जो औरतों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसे बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो सर ये क्या है और इसको किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर मतलब देखो, लेमन लैंग्वेज में फ्रोजन होना मतलब जाम होना। अब उस जाम होने के भी कई कारण हैं। कंधा जाम होना अगर हिंदी में कहा जाए तो उसके कई कारण हैं, पर अधिकतर फ्रोजन शोल्डर ही कहा जाता है क्योंकि शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। या तो आपके शोल्डर के कैप्सूल में कुछ इन्फ्लामेशन है, या कोई क्लिनिकल डिजनरेशन हो रहा है हड्डियों के बीच में, या आपकी शोल्डर की मसल्स में वीकनेस है। मैंने अधिकतर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है, कुछ पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर पाया गया है पर उसका कारण सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी हुआ है, क्योंकि सर्वाइकल से जो नर्व्स निकलती है वो कहीं ना कहीं शोल्डर्स को सपोर्ट करती है और उस रोटेटर मसल की वीकनेस के कारण फ्रोजन शोल्डर पे वो कन्वर्ट हुआ है। पर वही किस स्टेज में कैसा ट्रीटमेंट देना है उसके लिए एक अच्छे क्लिनिकल थेरेपिस्ट की जरूरत है। हर फ्रोजन शोल्डर में मोबिलाइजेशन और प्रेशर की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर डायग्नोस करना है, उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, पावर देना है और फ्लेक्सिबिलिटी देना है। तो क्लिनिकल कंडीशन के डायग्नोसिस के हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो सर हम उसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल है या फिर ऑर्थो की कंडीशन? इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि एक थॉरोली असेसमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी पेशेंट हो, आपके क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट आता है, आप ट्रीटमेंट देने से पहले फर्स्ट 10 मिनट्स उनका पूरा क्लिनिकल असेसमेंट करिए। क्लिनिकल असेसमेंट में जो बातें निकल के बाहर आती हैं उससे आधा ट्रीटमेंट अपना वही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स को आपको पूछना पड़ेगा, आपके हाथ में नमनेस तो नहीं आती, आपके हाथ में कोई रेडिएटिंग पेन तो नहीं आता, झुंझुनी तो नहीं आती। अगर आपके न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स नहीं है तो वह चीजें न्यूरो से नर्व से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको उनकी डायबिटीज की हिस्ट्री लेना पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर फ्रोजन शोल्डर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है, वो पेरी आर्थराइटिस शोल्डर कहा गया है उसे। उस डायबिटिक पेशेंट में एक एज के बाद शोल्डर कैप्सूल में इन्फ्लामेशन के कारण रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने लगता है, तो वह उसकी भी स्टेजेस है। तो अर्ली डिटेक्शन जल्दी इलाज देता है और पेशेंट को जल्दी रिकवर करता है। तो क्या सर फिजियोथेरेपी फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको लगभग 1 से 2 सप्ताह में आपको ठीक कर सकता है। पर अगर उसमें भी आप डिले करेंगे, 2 से 3 महीना, 4 महीना दर्द सहन करेंगे और उसके बाद थेरेपिस्ट के पास आएंगे,
तो इस कंडीशन में जो मेरा अनुभव कहता है कि लगभग 1 से 2 महीना लग जाता है, क्योंकि ये कंडीशन जो फ्रोजन कंडीशन होती है ये काफी पेनफुल होती है। फिर भी एक एक मसल को एक्टिव करके रेंज ऑफ मोशन लाने में वक्त लगता है प्रॉपरली, क्योंकि स्टिफ शोल्डर को जब मोबिलाइज करते हैं, मूव करते हैं, तो कंडीशन पेनफुल होती है। धन्यवाद सर। मुझे तो यही लगता था कि किसी को कंधा दर्द हो रहा है तो उसका रीजन सिर्फ फ्रोजन शोल्डर ही होगा। जैसा कि आपने बताया, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल या फिर डायबिटिक भी इसका एक कारण हो सकता है। ये उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा जो हमें देख रहे हैं। सर, जैसे कि हम देखते जा रहे हैं फिजियोथेरेपी की हर जगह पे नीड है। आजकल कॉलेज और स्कूल में भी इसकी अवेयरनेस की कमी है, तो इसको किस तरीके से हमें स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाना चाहिए ताकि हर एक स्कूल और एक कॉलेज के अंदर एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो, ताकि कोई इंजरी हो तो उसका प्रिकॉशन या फिर उसका ट्रीटमेंट उसी जगह पर ऑन स्पॉट हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है सुमित, ये एक दूरदर्शी सोच है आपकी। जो आपने पहले भी कहा था कि मैंने भी पहले कहा कि फिजियोथेरेपी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनने जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि भारत सरकार ने फिजिकल थेरेपी एक सीबीएसई में सब्जेक्ट डाला है कि क्या क्या स्पोर्ट्स इनको खेलना चाहिए और उसमें इंजरी ना हो, उसके लिए इंजरी प्रिवेंशन के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट हर स्कूल में होना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो वो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से फिट रखेगा, कि जिससे उनकी बुढ़ापे तक जाने में उनकी मसल पावर, उनकी स्ट्रेंथ, ये सब बनी रहे। और फिजियोथेरेपिस्ट अगर वहाँ है तो वह इंजरी होने में रोकने में भी मददगार है, आगे डायग्नोसिस में भी मददगार है, और एक फर्स्ट एड के रूप में वह वहाँ हमेशा मौजूद है, जो कि बच्चे और पेशेंट्स जो भी वहाँ पे हैं उनके लिए वो लाभकारी होगा। और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैंने मेरे स्कूल लाइफ में बहुत एक्सरसाइज करी है। आज के स्कूलों में देख रहा हूँ बच्चे बड़े बड़े बैग्स टांग के घूम रहे हैं, पोस्चर फॉल्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के स्कूप हम्प हो रहे हैं। ये सब के लिए उनके यहाँ फिजिकल लेग एक्सरसाइज है। स्पोर्ट्स तो वो खेल रहे हैं, पर उस स्पोर्ट्स खेलने के पहले जो उनका फिजिकल वार्म अप जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूरी है, उस पर बात ही नहीं हो रही। बच्चे स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट तो कर रहे हैं कि हाँ सर हमने क्रिकेट ले लिया, तो वहाँ नॉर्मल उनकी फिटनेस होगी, पर वो अच्छा क्रिकेट खेले उसके लिए उनके फिटनेस के लिए पूरी चार्टिंग के साथ मसल पावर होना चाहिए, कि वो एक अच्छा क्रिकेटर तब बनेगा जब वह फिट होगा। अच्छा हॉर्स राइडर तब बनेगा जब उनके पैरों में स्ट्रेंथ होगी, स्पाइन मजबूत होगी। तो स्कूल में तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होना ही चाहिए जो कि पूरा थॉरली वर्क करे, और एक नहीं, मैं तो बोलूंगा पूरी एक टीम होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट की अच्छे स्कूल्स में, कि जिससे वो बच्चों को एक फिट बना के भेजे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, कि जिससे वो बीमार कम हो और आगे की जर्नी उनकी अच्छी रहे। तो चलिए सर, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी के साथ साथ और भी चीजों का आजकल बहुत यूज हो रहा है, जैसे कि निडल थेरेपी, टेपिंग थेरेपी, कपिंग थेरेपी और IASTM। तो इनका आप फिजियोथेरेपी में क्या फीचर देखते हैं और आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो कितना कारगर है फिजियोथेरेपी में और कितना यूजफुल है? देखिए, ये जो सारी चीजें आपने टेक्निक्स का उपयोग करा, ये अपने आप में एक पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ये एक टूल्स है। जैसे आज मैं किसी क्लिनिकल कंडीशन को ठीक कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ मैंने टेपिंग करा और पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा, तो ये भी मैं मानता हूँ गलत है। टेपिंग सपोर्ट देती है, प्रिवेंशन देती है, और पेशेंट को एक फंक्शनल एबिलिटी देती है परफॉर्मेंस के लिए। तो टेपिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है फिजियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स रिहैब में उसका काफी इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आज सारी चीजें प्रेजेंट है, पर ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर से आप ड्राई नीडल कर रहे हैं और कहेंगे कि पेशेंट ठीक हो रहा है, तो उसमें भी फिर कंट्रोवर्सी है। अगर आप कहेंगे कि मैंने कपिंग करा और पेशेंट 100% ठीक हो गया सिर्फ कपिंग करने से, मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा कि सिर्फ आपने कपिंग करा और पेशेंट की सारी क्लिनिकल कंडीशंस ठीक हो गए। तो वैसे ही ये सब एक टूल्स है, इसका उपयोग कब, कहाँ, किस क्लिनिकल कंडीशन में करना है, ये एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट को पता है, और वो इस हिसाब से इन चीजों का उपयोग करता है अपने दिन की क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो सर, अब इसके बाद मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने बताया कि IASTM, निडल थेरेपी, टेपिंग थेरेपी किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि आप और हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा चलने में आ रहा है AI। तो AI का फिजियोथेरेपी में क्या फीचर है? क्या AI से कुछ फिजियोथेरेपिस्ट को बेनिफिट मिलेगा?
देखिए, एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अपन करेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो एआई जो है वो आपके फिजिकल फिटनेस में हेल्पफुल है, आपके पोस्चर करेक्शन में हेल्पफुल है, और कोई भी चीज की स्केलिंग, मैपिंग और डायग्नोसिस में इफेक्टिव है। पर आज भी ब्रेन जो है आपका वह सर्वे सर्वा है। डोमेन तो आखिर ब्रेन ही है। लास्ट में फिजियोथेरेपिस्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे इस क्लिनिकल कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देना है अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि रोबोटिक थेरेपी भी फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है आज के टाइम में। तो रोबोटिक थेरेपी के साथ एआई क्या कर सकती है मिलकर? क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन हैंड को वो रिप्लेस कर सके? देखिए, रोबोटिक अपने आप में एक नई क्रांति है और आने वाले युगों में उसमें और चीजें बढ़ेंगी। पर सिर्फ रोबोटिक थेरेपी से चेंजेस आएगा ये भी नहीं हो सकता। तो आपको मैन्युअली तो चीजें करना ही पड़ेगी, असेसमेंट और ये सारी चीजें करना ही पड़ेगी। तो रोबोटिक वहां ज्यादा इफेक्टिव है जहां की ह्यूमन पावर्स कम है और पेशेंट बेड रिडन है। न्यूरो में आजकल रोबोटिक का काफी महत्व आ रहा है। हॉस्पिटल फेज में जब पेशेंट या तो स्ट्रोक या एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद या कोई भी इंजरी के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पे रोबोटिक फिजियोथेरेपी एक नई क्रांति ला रही है। वो पेशेंट को असिस्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है और गाइड कर रही है उनकी मसल को एक्टिव करने में। पर अल्टीमेटली उन सब का डिसीजन एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ले रहा है, क्या वो उनके लिए उतना इफेक्टिव है या नहीं है। हर पेशेंट में रोबोटिक फिजियोथेरेपी इफेक्टिव होगी ऐसा मैं भी नहीं मानता। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपके हिसाब से सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट में कई क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होना चाहिए कम्युनिकेशन। दूसरी मैं सोचता हूँ लर्निंग। तीसरी कंसिस्टेंसी और चौथा पेशेंस। अगर ये चारों क्वालिटीज उसके अंदर होगी तो वो शायद एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट होगा। अगर उसका कम्युनिकेशन खराब है और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो पेशेंट उससे खुश नहीं होगा। अगर उसकी लर्निंग पुअर है, अगर वो पढ़ नहीं रहा है, नए नए केस के बारे में रिसर्च नहीं कर रहा है और हर पेशेंट से कुछ नया सीख नहीं रहा, तो भी वो उसका डाउनफॉल का कारण बनेगा। तीसरा कंसिस्टेंसी। कई बार आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हो और उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हो और अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, तो वह भी आपके एक डाउनफॉल का कारण बनता है। और चौथा पैशन। जिस पैशन के लिए आप इस फील्ड में आए हो, उस पैशन को, उस रिदम को आपको जीना पड़ेगा और वही पैशन आपको इतना आगे ले जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बन के ही रहोगे। तो सर, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके के पेशेंट को डील करते वक्त आपको डिफिकल्टीज होती हैं? कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सुमित। कई बार कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती है, कई बार फैमिलियर प्रॉब्लम होती है, कई बार तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम होती है टाइम। कई बच्चों के पास अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए वक्त ही नहीं है, वो उनकी क्लिनिकल कंडीशंस के लिए रोज फिजियोथेरेपिस्ट के पास ला नहीं पा रहे, वो भी एक बड़ी समस्या है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी रेगुलर ट्रीटमेंट है, उसमें पैसा लगता है। कई बार पेशेंट्स डायरेक्टली मुझसे बोलते हैं सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। पर एज ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरा उद्देश्य है, मैं सोचता हूँ कि मैं सबको अपना ट्रीटमेंट दे पाऊँ। तो वहाँ मेरे लिए एक दुविधा की स्थिति हो जाती है कि मैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करूँ। फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़े व्यक्ति है जिनसे मेरी चर्चा हुई थी जब मैं मेरे कॉलेज के दौरान पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था। उनका मंत्र आज मैं मेरी जिंदगी में हमेशा फॉलो करता हूँ और शायद वही मेरी सक्सेस का कारण है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था और कहा था हर्ष, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी गरीब को अपनी क्लिनिक से खाली हाथ मत जान देना और किसी अमीर को डिस्काउंट मत देना। अगर आप एक अमीर को डिस्काउंट दोगे तो वह आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को खराब करेगा और गरीब को खाली हाथ जाने दोगे वो आपके हाथ की और आपकी कला को धीरे धीरे खत्म करेगा। अमीर आदमी या जो भी रिनाउंड पर्सन है वो आपके लिए 10 रेफरेंस कॉल आएंगे कि आपको उनको देखना है, वीआईपी ट्रीटमेंट की इच्छा होगी, आप उनको अच्छे से देखिए, नो डाउट उनकी पेइंग कैपेसिटी वो आपको पेमेंट भी करेंगे। पर जो गरीब वो सिर्फ आशा लेके आया आपके पास, शायद उसके पास उतने पैसे नहीं है इलाज के लिए,
पर वो इस उम्मीद से आए कि डॉक्टर साहब मुझे सुधार सकते हैं, तो उसकी उम्मीदों को पूरा करो। आप अपना समय निश्चित करो, आप जिस टाइम फ्री हो उसे उस टाइम बुलाओ, पर उसको इलाज देके इस लायक करो कि वो आगे का इलाज अपना खुद से कर सके, और वो फिजियोथेरेपी के लिए मन में ऐसी धारणा ना रखे कि ये बहुत महंगा इलाज है। आपने दिल छूने वाली बात कर दी सर। आपने ऐसा कुछ किया है जिससे लोगों की और मदद हो पाए? मैं ऐसा सोचता हूँ, कुछ भी कार्य ऐसा करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी ना पता पड़ना चाहिए। मैंने आज बहुत बड़ी एक बात बोल दी, मुझे लगता है ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर हर फिजियोथेरेपिस्ट को अपने सामाजिक कार्य के लिए थोड़ा सा समाज को देना भी चाहिए। जिस समाज से आप कमा रहे हो उस समाज को आपको लौटाना भी पड़ेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसा ही हम लोगों के सपोर्ट से एक सेंटर भोपाल में भी चल रहा है, एक मॉल के अंदर चल रहा है, जिसमें कि निःशुल्क फिजियोथेरेपी उपचार होता है। भोपाल के जाने माने लोगों ने उसमें सपोर्ट करा है, जो कि निःशुल्क चल रहा है। ऐसे बहुत से लोग बहुत सी चैरिटीज करते हैं, कई फिजियोथेरेपी सेंटर्स चल रहे हैं, कॉलेजेस में न्यूनतम फीसों में सेंटर्स चल रहे हैं। इन चीजों को मैं अप्रिशिएट ही करता हूँ, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है ये गारंटी नहीं, पर ट्रीटमेंट का लाभ हर आदमी को मिले, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। धन्यवाद सर। यदि आप जैसे लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दर्द के साथ सो पाएगा रात में। मेरा तो उद्देश्य यही है, दर्द फ्री इंडिया होना चाहिए। अगर दर्द फ्री इंडिया होगा तो शायद हम जापान को भी पीछे कर देंगे। आज ही पेपर में आया कि जापान में करीब कितने हजार लोग 100 की उम्र को पार कर गए। तो उनकी इस फिटनेस का कारण है उनकी नियमित दिनचर्या। इस दिनचर्या को जो वो फॉलो कर रहे हैं, तो आज सबसे ज्यादा जीरियाट्रिक जो बोलते हैं फिट लोग जापान में ही हैं। तो आने वाले टाइम में शायद फिजियोथेरेपिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड जापान में होगी। अगर अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट करके आप जापान जाना चाहें तो शायद आपको लाखों के पैकेज भी मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की नीड सबसे ज्यादा। मैंने पढ़ा भी था कि जापान में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, बस उसके लिए आपको उनकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। बस सर, इंडिया में ऐसा है कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस कम है, बाकी सारी कंट्रीज में अवेयरनेस, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हम उस दौर से गुजरे हैं कि जब विदेशों में कारें आ चुकी थी, हम बैलगाड़ी पे थे। जब वहाँ प्लेन्स आ चुके थे, हम ट्रेन के युग में थे। तो ये युग बदल रहा है, और पिछले 10-15 सालों में तो ड्रास्टिक चेंज आए हैं। फिजियोथेरेपी की फील्ड जब मैंने स्टार्ट करी थी, हमारे डिपार्टमेंट्स छोटे होते थे, मतलब हार्डली 150-200 स्क्वायर फीट में हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाता था। 4-5 मशीन्स होती थी और 2-3 एक्सरसाइज थेरेपी की चीजें होती थी। पर आज आप देखोगे तो 10-10 हजार स्क्वायर फीट, 4-4 फ्लोर के रिहैब सेंटर्स, और इतने बड़े बड़े हाईटेक रिहैब सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं कि अनइमेजिनेबल है। और वहां से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो इवन इंडिया आने वाले टाइम में जो एक फिजियो का हब बनेगा, फॉरेन से, आसपास के देशों से लोग रिहैब के लिए इंडिया आएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा, अच्छा मिलेगा और फ्रूटफुल मिलेगा। तो सर, आपके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में हर बच्चे को फिजियोथेरेपी के बारे में जानने में कितना टाइम लग सकता है? मेरे हिसाब से अब सब लोग जान रहे हैं। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक विधा है। मैं नहीं मानता कि हर बच्चे को, हर पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ना चाहिए, पर जहाँ क्लिनिकल कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन्हें जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। जहाँ आपकी कंडीशन खराब होगी, आपकी डिजीज बिगड़ेगी, आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, और आप अर्ली स्टेज में जो चीज सुधार सकते थे उसके लिए आपको काफी सहन करना पड़ेगा और काफी टाइम लगेगा सुधरने में। तो समाज में फिजियोथेरेपी तो बढ़ ही रहा है, और आने वाली नई पीढ़ी इसमें और अग्रसर है, और बिल्कुल डेफिनेटली वो इस फील्ड को इतने आगे तक ले जाएगी कि शायद फिजियोथेरेपी को किसी की पहचान की जरूरत ही ना रही। धन्यवाद सर आपके इतने वैल्यूबल आंसर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर, लगभग मैं फर्स्ट ईयर में जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैंने आपकी सारी जर्नी देखी है, और मैंने आपकी स्किल, कंसिस्टेंसी, जैसा कि आपकी अपने पॉडकास्ट में हमने बात की थी, वो सारी चीजें मैंने आपकी जो रिसेंट में बहुत बड़ा क्लिनिक जो खुला है उसके अंदर देखा है। मैंने आपकी मेहनत देखी है कि आपने अपनी मेहनत से और कंसिस्टेंसी के साथ कितना बड़ा क्लिनिक खोला है, जिसके अंदर मैं बहुत इंस्पायर हुआ देखकर। उसके अंदर सारी चीजें थी, जैसे कि डिकम्प्रेशन मशीन थी, रोबोटिक पूरी मशीनें थी, योगा एवं वेलनेस सेंटर था,
जिससे हर एक पेशेंट अपनी कंडीशन को रिकवर कर सकता है। एक टैगलाइन थी आपके इनविटेशन के अंदर जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि था स्वास्थ्य सेवा और मुस्कान का संगम, जो कि जैसा कि मुझे लगता ही है आपके पेशेंट को देख करके, कोई भी पेशेंट यदि आपके पास आएगा तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जिसको दर्द से राहत नहीं मिलेगी। सर, जैसा कि आप आईएपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं एमपी लेवल के, तो आपकी इसमें जर्नी कैसे रही? देखिए, आईएपी एक संस्था है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिटी देती है। तो आईएपी का मेंबर होना भी अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि वह मेरी एक संस्था है जो कि मेरे लिए, सभी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वही सारी बातें सरकार तक और भी अन्य लोगों तक पहुंचाती है। तो मैं मेरी अगर जर्नी डिफाइन करूँ आईएपी के साथ, तो सबसे पहले मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर रहा, फिर सेक्रेटरी बना, फिर कोविड के बाद मैं नेशनल कमेटी में गया, क्लिनिकल स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में, वहाँ कुछ वक्त कार्य करा। फिलहाल अभी मैं आईएपी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हर कार्य को अगर सम्मिलित होके और सबके साथ मिल के करें तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आईएपी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आज लगभग आईएपी में 70 से 80 हजार मेंबर्स हैं और आईएपी की अगले साल 2026 में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है दिल्ली में, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो कि एशिया का एक सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। लगभग 10 से 12 हजार लोगों की कैपेसिटी है और इसमें 70 देशों के फिजियोथेरेपिस्ट दिल्ली आएंगे और नए नए रिसर्च, नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात होगी। तो सभी फिजियोथेरेपिस्ट से मेरा कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और नया सीखें और नए अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए वहां से मार्ग चुने, क्योंकि वहां जो सोशल गैदरिंग होगी और जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान शायद हमारे इस टेन्योर में हमने पहले कभी नहीं मिला। तो सभी यंग फिजियोथेरेपिस्ट और प्रोफेशनल से मैं आग्रह करूंगा कि नेशनल जो आने वाली कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सब मिले वहां दिल्ली में। तो सर, हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को आईएपी का मेंबर होना चाहिए, और यदि वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, जैसे मेडिकल एमबीबीएस की एक आईएमएस संस्था है, वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट की एक संस्था है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मैंने बताया, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के वेलफेयर के लिए कार्य करती है और आगे भी करेगी। पर यह कोई सरकारी संस्था नहीं है। सरकारी संस्था जो अलाइड हेल्थ बिल है वह है, जिसके हाल ही में हमारे चेयरमैन यातना मैडम बनी। तो एक एसोसिएशन का होना जिससे कि सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाए, वो बहुत जरूरी है। और ये एक मध्य प्रदेश में तो नहीं कहूँगा, पूरे वर्ल्ड इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और मैं प्राउडली फील करता हूँ कि मैं उस एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हूँ। तो सर, उसकी मेंबरशिप के लिए क्या प्रोसीजर होती है? बहुत आसान है उसकी मेंबरशिप के लिए। आप आईएपी की वेबसाइट पे जाइए और आप आईएपी एफिलिएटेड कॉलेज के हैं या नॉन एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। विद इन 2-3 डेज आपको वहां से रिप्लाई आएगा मेल के थ्रू। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप वेरीफाइड कॉलेज से पास आउट है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आज आईएपी की ओर से कुछ 10 लाख तक का कवर भी दिया जा रहा है प्रोफेशनल्स लोगों को, और भी आने वाले टाइम में उसमें कुछ बेनिफिट्स हम जोड़ेंगे, जिससे कि इस मेंबरशिप के फायदे सारे लोगों को तक पहुंचे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख का कवर, तो कवर मतलब किस चीज का कवर? 10 लाख का कवर ये है कि उस कवर के अंदर आपके क्लिनिक में अगर कुछ इंसिडेंट होता है या पेशेंट्स की कैजुअलिटीज होती है या कुछ थेरेपिस्ट को भी होता है, तो उस कवर की भरपाई उसके थ्रू की जाएगी। और इसकी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये किन किन पॉलिसीज में कारगर है, और इसके लिए हमने एक अथॉराइज्ड हमारे पैनल रखा है। उस पैनल से आप चर्चा करके इसकी सारी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स के लिए मेंटरशिप क्या जरूरी है? देखिए, मेंटर का मतलब क्या होता है? एक आपको जो ज्ञान दे, जिसको आप फॉलो करो और आपको आगे ले जाने में वो मदद करे। तो इस फील्ड में अच्छा मेंटर शायद आपका सीनियर ही हो सकता है। तो मैं तो हर सीनियर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे 2-3 जूनियर्स को तैयार करें, उनको अच्छी स्किल्स सिखाएं। क्योंकि देखो, थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकल हैंड्स और स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है।
तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि 2-3 जूनियर्स को अपने साथ रखें, उनको अच्छी स्किल्स सिखाएं और मेंटरशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट जनरेशन के लिए ये स्किल्स और निखर के निकले, क्योंकि ज्ञान देने से ही बढ़ता है, ये मैंने सीखा है। तो सर ये थी कुछ मेंटर्स की बात, मेंटर से रिलेटेड बात। सर यदि आपसे हेल्थ सर्विसेज के लिए कोई सुझाव लिया जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ, हेल्थ सर्विसेज अंत से अंत्योदय तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक के आदमी तक समान चिकित्सा सबका अधिकार है। ऐसा ना हो कि चिकित्सा सिर्फ एक उच्च श्रेणी के वर्ग के लिए रहे, तो हर बच्चे से लेके बुजुर्ग, गरीब से लेके अमीर, और सबको बढ़िया से बढ़िया भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिससे कि देश स्वस्थ रहे और सब लोग खुश रहे। तो सर आप स्टूडेंट्स, जनमानस और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अभी आपका सीखने का वक्त है। अच्छे से अच्छे स्किल सीखिए, नॉलेज लीजिए, और उस स्किल को जब आप फील्ड में उतरे तो उसका उपयोग करें। तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए सीखने का। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में अटैच्ड है, या जिसके अंडर ऑब्जर्वेशनशिप कर रहे हैं, वहाँ सीखने की ललक होना चाहिए। रोज एक नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। जनमानस से मैं यही कहना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की सर्विसेज का लाभ लें, क्योंकि आजकल अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हर जगह उपलब्ध हो रहे हैं, और अपने फिजियो पे भरोसा करके उनके सलाह के साथ अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखें। अपने स्वस्थ शरीर के लिए उनसे कुछ नई चीजें सीखें और उन्हें अपने फैमिली फिजियो के रूप में समझें। वो हो सकता है आपकी हर मदद में कार्य कर पाए। और प्रोफेशनल्स को यही सलाह दूंगा, लगे रहिए, मंजिल दूर नहीं है कि अपन सब ऊंचाइयों को पाएंगे, और आने वाले वक्त में फिजियोथेरेपिस्ट भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में गढ़ेंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, हौसले अगर सच्चे हो तो दूरी कुछ भी नहीं होती। कदम रुकते हैं बस थकान से, वरना मंजिल कभी दूर नहीं होती। क्या खूब कहा है सर, मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस हौसला चाहिए उसको पाने के लिए। तो सर धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी ली, और भी ऐसी जानकारी ली जो हर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी होता है जानने के लिए। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे आपकी जर्नी के बारे में कवर किया, हमने आईपी के बारे में कवर किया, किस तरीके से फिजियोथेरेपी बढ़ सकती है, एडवांस चीज़ों के बारे में बात करा। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला, रिहैब टॉक के लिए निकाला। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।